Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Care Update and welcome back to my channel. And yes, आज हम देखने वाले हैं आज आ गया है पेरोल इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स का थर्ड सेशन। एंड एक चीज मुझे कहनी पड़ेगी, आप रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन सेकंड सेशन बहुत ही कम लोगों ने देखा है। सेकंड सेशन फर्स्ट सेशन का तो रिस्पॉन्स अच्छा है, लेकिन सेकंड सेशन आपने नहीं देखा है। वहां पे है 8 क्वेश्चंस, पहले सेशन में आए थे 10 क्वेश्चंस और उसके साथ साथ पेरोल के प्रैक्टिकल सेशंस आप नहीं देख रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पेरोल के इंटरव्यू के लिए हमें जाना है और ये क्वेश्चंस काम कर जाएंगे, तो ये आधी अधूरी कहानी है। आपको जरूर देखने पड़ेंगे प्रैक्टिकल सेशंस भी, क्योंकि प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो वहीं से पता चलेगा। ओके, सो प्लीज उन्हें देख लें। पिन कमेंट में आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे और फर्स्ट एंड सेकंड सेशन दोनों देख लें। चलिए तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब 19th क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, प्लीज उन्हें जरूर चेक कर लें। व्हाट इज फॉर्म 16? हम अक्सर बात करते हैं फॉर्म 16 की, इस पे भी एक सेशन बना हुआ है। टीडीएस में मैंने डिस्कस किया हुआ है फॉर्म 16, राइट? तो वहां से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी मैं आंसर दूंगी ना, वो कुछ होंगे 2 सेंटेंसेस के और फिर उसके बाद होगा उसका डिटेल। मतलब अगर आपसे छोटा सा पूछा जाए बहुत ही समराइज वे में, तो आप ये छोटा सा सेंटेंस यूज कर सकते हैं, 1-2, जो कि ब्रीफ होगा, ठीक है। और अगर आपसे इलेबोरेट करने के लिए पूछा जाए, आपसे कहा जाए प्लीज एक्सप्लेन, या फिर और इसके बारे में चीजें पूछी जाएं, तो उसके लिए है डिटेल, ठीक है। सो चलिए, तो सबसे पहले आप कह सकते हैं, बता सकते हैं, सिर्फ अगर इतना ही बताना हो तो फॉर्म 16 इज अ सर्टिफिकेट इशूड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉइज प्रोवाइडिंग डिटेल्स ऑफ द सैलरी पेड एंड द टैक्सेस डिडक्टेड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ओके, सिर्फ ये है कि फॉर्म 16 ये होता है, ये एक जर्नल हो गया। अब अगर हम इसे डिटेल में बताना चाहते हैं तो क्या बोलें? फॉर्म 16 is an important document issued under the provisions of the Income Tax Act 1961 in India. It serves as a certificate of salary and tax deductions provided by an employer to its employee. Now यहाँ पे अब हम इंक्लूड कर सकते हैं कि पर्पस क्या है, उसके कंटेंट क्या है। ये बिल्कुल डिपेंड करेगा कि इंटरव्यूअर आपसे कितना पूछ रहा है, ओके, और आप कितना बता सकते हैं। ये कोई क्रैम करके आपको आंसर्स नहीं जाने हैं, प्लीज इन्हें समझ लें, क्योंकि डिटेल में इसलिए समझना जरूरी है, प्रैक्टिकली भी आपको ये सारी चीजें करनी होंगी। तो चलिए, क्या है पर्पस? पर्पस क्या होता है इसका? Form 16 is issued by the employer to the employee as a proof of tax deducted at source and serves as a comprehensive statement of the employee's salary, deductions and tax liabilities during a financial year. Contents क्या क्या होते हैं इसके? Form 16 consists of 2 parts. 2 parts होते हैं इसके, A and B. तो पार्ट ए में क्या क्या इंक्लूड होता है? Provides the employer and employee details including employer's name, address, PAN और employee का name, address, PAN. It includes the employee's PAN और एंड असेसमेंट ईयर फॉर विच द फॉर्म इज इशूड। ओके, उसके बाद पार्ट बी में क्या आता है? पार्ट बी provides detailed information on the employee's salary, deductions and tax computations, right? It includes the following components. क्या क्या? सबसे पहले सैलरी की डिटेल्स होती हैं। provides a breakup of the employee's salary components such as basic salary कितनी, allowances, perquisites and bonuses कितने हैं, which it can include reimbursements अगर हैं, deductions under chapter 6 है। This section lists the deductions claimed by the employee under various sections of Chapter 6A of Income Tax Act, such as deductions for PF, ATC, life insurance, ATC, National Pension Scheme, ATCCD, right? और ऐसे TTA, ATO, ओके। तो ये यहाँ तक डिडक्शंस जो चैप्टर 6A में जितनी भी होती हैं वो सारी इसमें आती हैं। टैक्सेबल इनकम, दिस सेक्शन कैलकुलेट्स द एम्प्लॉइज टैक्सेबल इनकम आफ्टर डिडक्टिंग द एलिजिबल डिडक्शंस फ्रॉम द टोटल सैलरी। मेरी रिक्वेस्ट है, टीडीएस का सेशन है, उसमें मैंने ये सारी चीजें दिखाई हैं, फॉर्म 16 भी दिखाया है, तो प्लीज उसको जरूर देख लें। टैक्स कॉम्प्यूटेशन, इट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड कॉम्प्यूटेशन ऑफ द इनकम टैक्स लायबिलिटी बेस्ड ऑन द एप्लीकेबल टैक्स स्लैब रेट्स एंड द एम्प्लॉइज टैक्सेबल इनकम, ओके। और उसके बाद क्या है? TDS, this section specifies the amount of tax deducted by the employer and the employee's salary during the financial year. और उसके बाद tax payments and चालान details इसमें आती हैं। It includes information about the tax payments made by the employer to the government on behalf of employee, including the चालान number, date of deposit and bank details. जो टैक्स हम पे कर चुके हैं एम्प्लॉय के बिहाफ पे, वो चालान नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट और बैंक डिटेल के साथ यहाँ पे आते हैं, ओके। अब इसका क्या यूसेज होता है? फॉर्म 16 इज प्राइमरीली यूज्ड बाय द एम्प्लॉइज एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर फाइलिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स. It helps employees reconcile their income, deductions and TDS with the information provided by the employer. Form 16 acts as evidence of tax payment and helps employees determine their tax liabilities or refunds. Issuance क्या है इसका? Form 16 is issued by the employer on an annual basis, typically after the end of the financial year. इसको ध्यान रखना जरूरी है, ओके, कि कब करते हैं इशू?
at the end of the financial year. It should be issued by the employer on or behalf 15th June of the following financial year. और importance क्या है, ये एक crucial document है for employees during income tax return filing process. It provides a consolidated view of their income and tax deductions, simplifying the process of computing their taxable income and determining the tax payable or refundable. See, ऐसा जरूरी नहीं है आपको ये सारा देना है, आपको ये सारा रीड करना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है और उसके बाद आप इसको अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं जितना आपको ध्यान रहता है. ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 20, व्हाट इज द रोल ऑफ पेरोल सॉफ्टवेयर इन द पेरोल प्रोसेस? ओके, पेरोल सॉफ्टवेयर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन streamlining and automating various aspects of the payroll process, and here are some key functions and benefits of using पेरोल सॉफ्टवेयर. क्या क्या है? पेरोल की आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं इजीली पेरोल सॉफ्टवेयर से. पेरोल सॉफ्टवेयर ऑटोमेट्स द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस involved in determining employee salaries, including basic pay allowances, deductions, overtime, and bonuses. It ensures accuracy and reduces the chances of errors or miscalculations. Tax deductions and compliance. Payroll software incorporates the latest tax laws and regulations, automatically calculating and deducting taxes such as income tax, employee PF, employee state insurance, professional tax, and other statutory deductions. It helps ensure compliance with legal requirements and avoids penalties or फाइन्स. राइट, अपने आप ही ये इनकॉर्पोरेट कर लेता है जो लेटेस्ट टेक रेगुलेशंस होते हैं, क्योंकि हम अपडेटेड रखते हैं इसको. फाइन. अटेंडेंस एंड लीव मैनेजमेंट बहुत आसानी से होता है. पेरोल सॉफ्टवेयर कैन इंटीग्रेट विद टाइम एंड अटेंडेंस सिस्टम्स, अलाउइंग फॉर सीमलेस ट्रैकिंग ऑफ एम्प्लॉई अटेंडेंस, लीव्स एंड एब्सेंसेस. इट सिंप्लीफाइज लीव कैलकुलेशंस, tracks leave balances, and ensures accurate leave encashment if applicable. Now, employee data management. Payroll software acts as a centralized database for storing and managing employee information, including personal details, salary structures, tax declarations, bank account details, and other relevant data. Payslip generation. Payroll software generates payslips or salary statements for each employee, providing a comprehensive breakdown of earnings, deductions, taxes, and net pay. It can customize the payslips based on कंपनी ब्रांडिंग एंड फॉर्मेट रिक्वायरमेंट्स. राइट, सो ये भी कर सकता है और भी बहुत सारे काम इसमें हो सकते हैं. आप कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें जरूर करें, जैसे कि स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग. पेरोल सॉफ्टवेयर जनरेट्स वेरियस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज सच एज फॉर्म 16, Form 24Q, Form 16A, and Form 26AS. It automates the process of generating and submitting these reports, reducing manual effort and ensuring accuracy. Employee self-service. Many payroll software solutions offer employee self-service portals, like allowing the employees to access their payslips, tax statements, leave balances, and other relevant information. It empowers employees to view and manage their payroll related details conveniently. Integration with accounting systems. Obviously, payroll software अगर integrate होगा accounting system के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा helpful रहेगा finance को भी. तो payroll software can integrate with accounting systems of finance software, facilitating the seamless transfer of payroll data for bookkeeping, expense tracking, and financial reporting purposes. Okay, और उसके बाद डेटा सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी है, एफिशिएंसी एंड टाइम सेविंग्स है. ओके, सो आई एम नॉट रीडिंग दिस, यू कैन रीड दिस. आप और इसमें से जितनी चीजें आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं. जरूर मैं कहूंगी कि इनके नोट्स बनाएं, एक जगह पॉइंट जरूर नोट करें. ऐसा ना समझे कि यार इतने बड़े बड़े आंसर्स आपने दे दिए, ये कहाँ पे बोलने होंगे. आप इसमें से कुछ पॉइंट्स उठा सकते हैं, कीवर्ड्स उठा सकते हैं, जो आपको लगता है वो जरूर इसमें से पिक कर सकते हैं. एक सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ भाई पेरोल सॉफ्टवेयर क्या क्या काम कर सकता है. ओके, सभी आंसर्स के लिए ये है. मैंने डिटेल में चीजें बताई हैं क्योंकि आप मुझसे थ्योरेटिकल लेक्चर की डिमांड कर रहे थे पेरोल में, तो मैंने अलग से पेरोल का कोई थ्योरेटिकल लेक्चर नहीं दिया, लेकिन इन क्वेश्चंस में मैंने बहुत कुछ ऐड कर दिया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is 21. How do you handle statutory compliances in payroll? Now, इसमें आप कह सकते हैं, to ensure statutory compliance, you need to calculate and deposit the employee's share of EPF and ESI contributions, deduct TDS, and file necessary returns with the concerned authorities. Okay, ये अपने आप में बहुत सेल्फ सफिशिएंट आंसर है, लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई से एलैबोरेट करिए, क्या मतलब सिर्फ आपने इतना सा बता के छोड़ दिया, ये क्या है. ओके, सो कैसे आंसर करेंगे इसको भी देख लेते हैं. इसमें से आप कुछ पॉइंट्स पिक कर सकते हैं अगेन. सो चलिए, तो यहाँ आप कह सकते हैं, हैंडलिंग स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस इन पेरोल इज क्रूशियल टू एंश्योर एडहेरेंस टू द लीगल रिक्वायरमेंट्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. So here are some key steps to handle statutory compliances in payroll effectively. Now what you can do, ये जो मैं पूरा आंसर दे रही हूँ इसमें से आप खाली पॉइंट्स पिक कर सकते हैं, उन पॉइंट्स को खाली बोल सकते हैं. अगर आपको इलैबोरेट करना है किसी भी पॉइंट को, तो वो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं. अंडरस्टैंड द एप्लीकेबल लॉस. Familiarize yourself with the relevant labor laws, tax regulations, and social security provisions that apply to your organization's location and industry.
and stay updated with any amendments or revisions to ensure compliance. Okay, उसके बाद register for necessary government programs like जो भी enroll करने वाले programs हैं जहाँ पे हम EPF, ESI इन सब में करना होता है, तो enroll your organization with the required government programs such as Employees Provident Fund Organization, Employees State Insurance Corporation, Professional Tax Authorities, and any relevant bodies. Obtain the necessary registration numbers and comply with the registration process जो भी होगा. Obtain the necessary employee information. Now collect accurate and complete employee information including PAN, Aadhaar, details, bank account information, other relevant details. Ensure that you have the necessary information to calculate and deduct statutory contributions accurately. Calculate and deduct statutory contributions. Why? Calculate and deduct the applicable statutory contributions from employee salaries such as EPF, ESI, professional tax, 3DS, and any other mandated deductions. Use reliable payroll software or manually calculate the amounts based on the applicable rates and employee earnings. Okay, इस पे आप ये बोलते हैं we can use, we can do. Okay, timely deposit of contributions. Ensure that the deducted amounts are deposited with the relevant authorities within the specified due dates. Adhere to the prescribed frequency for this. Adhere to the prescribed frequency for depositing the contributions such as monthly, quarterly or annually as per the respective regulations. वही हमने ऊपर देखा था, हमने रजिस्टर वगैरह किया था, हमने नॉलेज ली थी, और उसके बाद जो टाइमली है, मंथली है, क्वार्टरली है, एनुअली है, वो सब आप कंप्लाई करते हुए चले. मेंटेन करें प्रॉपर रिकॉर्ड्स, मेंटेन कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड्स ऑफ पेरोल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग एम्प्लॉय के डिटेल्स, सैलरी रजिस्टर्स, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, कॉन्ट्रीब्यूशन चालान्स and any other relevant documents. Ensure that the records are accurate, up to date and easily accessible for future references. Then क्या करना है? फाइल पीरियोडिक रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टैट्यूटरी कंप्लायंस अगर आपको फॉलो करने हैं तो वो रिटर्न्स रिपोर्ट्स ये टाइम पे करनी पड़ेंगी. प्रिपेयर एंड फाइल नेसेसरी पीरियोडिक रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स विद द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. This may include filing monthly or annual returns related to EPF, ESI and professional tax, TDS and any other required filings, right? Then compliance audits and inspections. Be prepared for compliance audits or inspections conducted by government authorities. Keep all necessary records and documents readily available for scrutiny. Next is stay updated with regulatory changes. You can read this and seek professional advice if needed. If you encounter complex compliance issues or need guidance, consult with legal and tax professionals who specialize in payroll and employment laws. They can provide expert advice and help ensure that our organization remains compliant with all applicable statutory requirements. Okay, you don't have to be so elaborative. आपको ये बहुत ज़्यादा elaborate करके वहाँ नहीं बताना है. आपको तभी बताना है जब आपसे डिटेल में ये सारी चीज़ें पूछी जाए. अदरवाइज आप इसमें से पॉइंट्स पिक कर सकते हैं. अदरवाइज जो पॉइंट्स आपको कंफर्टेबल लगते हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं, उन्हें एलैबोरेट कर सकते हैं. बट आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए. ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन. हाउ डू यू कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी? ग्रॉस सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पर मेरे प्रैक्टिकल सेशन बने हुए हैं. लेकिन भाई यहाँ थ्योरेटिकली तो हमें आंसर करना ही पड़ेगा ना. हम ये थोड़ी कहेंगे कि भैया मुझे एक्सेल दो, मैं वही बताऊंगा. ऐसे तो मैं नहीं बता सकता. ओके, सो चलिए देख लेते हैं आंसर क्या होना चाहिए. तो चलिए अगर कहना है तो इसमें हम ऐसे कह सकते हैं, ग्रॉस सैलरी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द बेसिक सैलरी, अलाउंसेस एंड एनी एडिशनल कंपोनेंट्स सच एज ओवरटाइम पे और बोनसेस. ओके, ये आप शॉर्ट में बता सकते हैं. उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई आपको इसे एलैबोरेट करना है या आप खुद भी जानना चाहते हैं, प्रैक्टिकल सेशन जरूर देखें. चलिए इसको थोड़ा सा उसमें भी देख लेते हैं, एलैबोरेटिव वे में भी डिस्कस कर लेते हैं. अगर आपको बताना ही पड़ जाए, आप कहीं पे टेस्ट दे रहे हैं, बहुत सारे जिन्हें मेरे यहाँ से जो क्वेश्चंस देख रहे हैं वो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए भी देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी काम आ सकता है अगर आपको थ्योरेटिकल कहीं लिखना है. तो चलिए, to calculate gross salary, you need to consider various components of an employee's compensation package, and here are the key steps involved in calculating gross salary. So what we have to do, determine the basic salary. The basic salary is a fixed component of an employee's compensation and serves as the foundation for calculating other salary components. It is usually a percentage of the total salary or a specific amount defined by the organization. Include allowances. Add any allowances provided to the employee such as HRA, transport allowance, medical allowance. Okay, these allowances are usually provided to meet specific expenses and are often a fixed amount or percentage of the basic salary. Include variable pay or bonuses. If the employee is eligible for any variable pay or bonus based on the performance or company targets, include the expected amount in the gross salary or calculation. Okay, now gross salary calculation. उसके बाद add reimbursements. If the employee receives any reimbursements for expenses incurred on behalf of company such as जो मिलते हैं travel, phone bills और medical expenses के, उसको भी हम इसमें include कर देंगे. उसके बाद consider overtime pay. भाई overtime कुछ है तो उसको भी हमें consider करना होगा. If the employee is eligible for overtime pay for working beyond the regular working hours, calculate the additional amount and add it to the gross salary. Right?
सम अप ऑल कंपोनेंट्स, बस यही करना है, ऐड अप द बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, वेरिएबल पे, रिइंबर्समेंट्स एंड ओवरटाइम पे टू कैलकुलेट द टोटल ग्रॉस सैलरी। दिस रिप्रेजेंट्स द टोटल अमाउंट अर्नड बाय द एम्प्लॉय बिफोर एनी डिडक्शंस। क्योंकि ग्रॉस सैलरी की बात हो रही है तो वो डिडक्शन से पहले की ही होती है हमेशा। ओके, सो हम इसे ऐसे बता देंगे ना, व्हाट इज फॉर्म 24Q। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे इसका क्वेश्चन भी पूछा कि मैम इसको बताएं कि इसको हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, सो चलिए क्या है वही छोटा सा अगर हमें बताना है तो क्या है, फॉर्म 24Q इज अ क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस डिडक्शंस ऑन सैलरी सबमिटेड बाय द एम्प्लॉय टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब ठीक है वैसे तो ये कि भाई टीडीएस डिडक्शन जो है सैलरी पे उसका एक क्वार्टरली स्टेटमेंट है, लेकिन खाली इतने से बात नहीं चलती ना, ये तो आपने ऐसे बता दिया, ये तो आप वैसे ही सुना के आ गए होगे, इंटरव्यूअर को ही लग सकता है, स्पेशली अगर आप किसी ऐसे प्रोफाइल पर जा रहे हैं जहाँ पे भाई बहुत ज्यादा काम वाम होने वाला है, सैलरी का काफी सारे एम्प्लॉइज है, तो इससे काम तो नहीं चलेगा। ओके, सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं फॉर्म 24Q इज अ क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस फॉर सैलरीज। It is a form prescribed by the Income Tax Department in India and it is used by the employers to report details of tax deductions made from employees' salaries and other related information। यहाँ पे मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया इसीलिए लिखा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन इंडिया इसलिए लिखा है, जैसे कि आप ये सब चीज़ें अपने इंटरव्यू में बोलेंगे ना तो लगेगा हाँ यार आप कहीं सीख पढ़ के आए हो, वैसे भी सीख पढ़ के जाइए, सारे सेशंस अवेलेबल हैं तो क्यों हम पीछे रहे। ओके, सो हियर आर सम की पॉइंट्स अबाउट फॉर्म 24Q। पर्पस क्या है इसका, पर्पस इज used to report tedious details related to salaries or income from salaries. It provides information about the tax deducted and deposited by the employer on behalf of employees during a specific quarter of the financial year. Frequency क्या है भाई, quarterly basis पे होता है, ये is filed on a quarterly basis. There are 4 quarters in a financial year and employees are required to file form 24Q for each quarter. Contents क्या हैं, क्या क्या होते हैं, employee details, salary details, direct deduction, टेक्स रिडक्शन डिटेल्स, चालान डिटेल्स, राइट, आप इसको रीड कर सकते हैं, मैं पूरा रीड नहीं कर रही हूँ, सेशंस लॉन्ग होते हैं। फाइलिंग डेडलाइंस, भाई फाइलिंग डेडलाइंस कौन सी होती हैं, 4 क्वार्टर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 अप्रैल से जून होता है जिसकी जुलाई 31 है, जुलाई टू सितंबर होता है जिसकी अक्टूबर 31 है डेट। ओके, ड्यू डेट्स फाइलिंग की, और फिर है अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी 31 हो गया, एंड देन जनवरी टू मार्च की 31 मई है, थोड़ा सा टाइम देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे होता है मोड ऑफ फाइलिंग। फॉर्म 24Q कैन बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क, टिन से कर सकते हैं, और इट इज मैंडेटरी फॉर सर्टेन एंटिटीज टू फाइल द फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, इसके प्रोविजंस हैं कि कौन कौन इलेक्ट्रॉनिकली ही इसको फाइल करेगा। इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्वियसली एम्प्लॉयर्स को रिपोर्ट करना होता है रिकंसाइल टीडीएस डिटेल्स सैलरी पे, एंड इट हेल्प्स एम्प्लॉयज वेरीफाई टीडीएस डिडक्शंस मेड बाय द एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइड्स देम with the necessary information for filing their income tax returns. Okay, so ये ऐसे हम आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा what is form 12BA। now इसके बारे में भी आपने मुझसे कई बार पूछा है कमेंट सेक्शन में। मैंने क्या किया है, कमेंट सेक्शन में ना आपके ये वाले क्वेश्चंस भी यहाँ से डाल दिए जो आप मुझसे अक्सर पूछते थे, मैम इस फॉर्म के बारे में बताएं, इस फॉर्म के बारे में बताएं। ओके, तो मैंने वो इंटरव्यू क्वेश्चंस में डाल दिए जैसे कि वो वहां पे भी पूछे जा सकते हैं और वैसे भी आपकी नॉलेज अपग्रेड हो जाएगी। तो व्हाट इज फॉर्म 12BA? Form 12BA is a statement providing details of the perquisites or benefits in kind received by an employee during the financial year. Perquisites और benefits की जो information है वो होती है इस 12BA में, लेकिन खाली इतनी सी बात से तो काम नहीं चलेगा ना, हमें ये तो बताना ही पड़ेगा कि भाई क्या है डिटेल में। So it could be Form 12BA is a statement of particulars required to be furnished under this section. आप थोड़े बहुत section please याद कर लें, right? Impression भी create होता है, थोड़ी knowledge भी हो जाती है। Okay? So it is a form prescribed by Income Tax Department and it is used by employers to provide details to perquisites and other benefits in addition to salary provided to their employees during a financial year. And here are the some key points about this. तो purpose क्या होता है इसका? Used to provide information about the value and nature of perquisites, allowances and other benefits given to employees by their employers. It helps in determining the taxable component of an employee's income. Okay. Contents क्या रहेंगे? Form 12BA includes the following information. क्या क्या? Employee detail, salary detail, perquisites and benefits, value of perquisites. Right? आप इसको read कर सकते हैं, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। फिर filing requirements क्या है? Form 12BA is prepared by employer for each employee who has received perquisites or other benefits during the financial year. ये हमें ही करना होता है। Okay? Importance क्या है? Form 12BA helps in determining the taxable component of an employee's income by providing a comprehensive view of the perquisites and benefits received. It ensures proper reporting and taxation of additional benefits beyond salary. Okay? So मैंने यहाँ पे इसको आप पॉज कर सकते हैं, मतलब मुझे म्यूट कर लें और थोड़ी देर पॉज कर लें और फिर इसको पूरा कंप्लीटली रीड भी कर सकते हैं आगे पीछे से। राइट, मैं इसको पूरा रीड नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम वेज रिक्वायर्ड
रिक्वायरमेंट इन इंडिया। तो क्या है मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट? मिनिमम वेजेस एक्ट आया हुआ है पार्ट 1 पार्ट 2, प्लीज उसे चेक कर लें, पार्ट 3 भी आ जाएगा। So the minimum wage requirement in India varies from state to state and is revised periodically. It depends on factors such as the skill level, job category and location. इसमें ध्यान रखिएगा, आप जिस भी स्टेट के हैं वहाँ के मिनिमम वेजेस थोड़े बहुत देख कर जाइएगा किस हिसाब से कैटेगरीज डिवाइडेड है। अदरवाइज ऐसा होगा कि जहाँ के हैं वहाँ का भी कुछ आइडिया नहीं है और जगह का तो क्या ही होगा। मतलब आपको रीड करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे देखा जाता है इसको। ओके, सो इसको आप ऐसे देख सकते हैं। और अगर आपसे कहा जाता है कि भाई ये इलैबोरेटिव इसका एक आंसर बताओ क्या, तो कैसे हम इसको बताएंगे? सो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं, द मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट इन इंडिया वेरीज अक्रॉस स्टेट्स एंड सेक्टर्स। द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एम्पावर्स बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू फिक्स मिनिमम वेजेस फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स। हमने देखा था कि दोनों ही कर सकते हैं। ओके, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के नाम से मिनिमम वेज कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? द मिनिमम वेज जनरली कंप्राइजेस टू कंपोनेंट्स, अ बेसिक वेज एंड अ डीएनएस अलाउंस। द बेसिक वेज इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज द स्किल लेवल, नेचर ऑफ वर्क एंड जियोग्राफिकल एरिया। ओके, उसके बाद वेरिएशन अक्रॉस स्टेट्स, ईच स्टेट इन इंडिया हैज द अथॉरिटी टू फिक्स इट्स ओन मिनिमम वेज रेट्स व्हिच कैन differ based on the economic conditions, cost of living and other factors. And scheduled employments क्या है? The Minimum Wages Act categorizes different industries and occupations into scheduled employments. आप सोच रहे होंगे मैं बहुत जल्दी चल रही हूँ, तो बिकॉज सेशन बहुत लॉन्ग हो रहा है इसलिए मैं इसको बहुत जल्दी अब कर रही हूँ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स, मिनिमम वेजेस कैन वेरी बेस्ड ऑन द स्किल लेवल और क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स के हिसाब से कैसे कैसे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, राइट। रिवीजन फ्रीक्वेंसी क्या है? पीरियोडिक रिवीजन होते हैं। ओके, आप प्लीज वो एक्ट भी देख लें, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस की को भी मैं पिन कर दूंगी, उसमें मिनिमम वेजेस एक्ट मैंने डाला हुआ है, पीएफ एक्ट भी डाला हुआ है, और भी एक्ट्स आते रहेंगे तो आप देखते रहें। ओके, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें है सारे एक्ट्स, वो मैं पिन कमेंट में डाल दूंगी। कंप्लायंस एंड एनफोर्समेंट, एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू एडhere टू द मिनिमम वेज रेट्स set by the respective state governments. The labor departments of the states are responsible for enforcing compliance and taking appropriate action against non-compliant employers. Okay, so ये है। और चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डू यू हैंडल पेरोल फॉर एम्प्लॉइज हु ज्वाइन और लीव मिड मंथ। ये देखिए प्रोराटा बेसिस पे ही होता है, इसमें कंपनी की पॉलिसीज बहुत डिफर भी हो सकती हैं किसी किसी केस में, लेकिन जो एक जनरल आंसर है वो हम जरूर ये दे सकते हैं कि भाई हम प्रोराटा बेसिस पे से करते हैं, और थोड़ा बहुत हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, राइट। तो हम इसे बता सकते हैं कि फॉर एम्प्लॉइज हु ज्वाइन और लीव मिड मंथ यू नीड टू प्रोरेट देयर सैलरी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन दैट पीरियड। ओके, और अगर कहते हैं कि भाई आप इसको डिफाइन करो, मतलब कैसे, तो कैसे तो इट को डिफर कंपनी वाइज, कंपनी में किस तरीके से आप करते हो, लेकिन चलिए इसको ऐसे बता सकते हैं, हैंडलिंग पेरोल फॉर एम्प्लॉइज हु ज्वाइन और लीव मिड मंथ रिक्वायर्स केयरफुल कंसिडरेशन एंड स्पेसिफिक कैलकुलेशंस। नाउ हाउ यू कैन हैंडल पेरोल इन सच सिचुएशंस फॉर एम्प्लॉइज ज्वाइनिंग मिड मंथ, आप इसमें स्टार्ट डेट, प्रोरेटेड सैलरी कैलकुलेशन, इंक्लूड अलाउंसेस एंड डिडक्शंस, ये देख सकते हो, इनकम टैक्स कैलकुलेशन, ग्रॉस सैलरी कैलकुलेशन। ओके, आप इसको प्लीज कंप्लीटली रीड कर लें, फाइन। और जैसे कि स्टार्ट डेट में डिटरमाइन द एग्जैक्ट स्टार्ट डेट ऑफ द एम्प्लॉय। ओके, प्रोरेटेड सैलरी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो ऑब्वियसली जो डेज हैं उसको आप डे कंप्लीट, जो मंथ के डेज हैं, टोटल डेज हैं उससे डिवाइड कर देंगे, और जितने एक्चुअल डेज हैं उससे जितनी सैलरी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। और इंक्लूड अलाउंसेस एंड डिडक्शंस एंड फिर इनकम टैक्स कैलकुलेशन है, उसके बाद ग्रॉस सैलरी कैलकुलेशन है। सेम वे फॉर एम्प्लॉइज लिविंग मिड मंथ, वो भी एंड डेट आपने देख ली, उसके बाद प्रोरेटेड सैलरी कैलकुलेशन, इसको आप रीड कर लें, फिर इंक्लूड अलाउंसेस एंड डिडक्शंस और इनकम टैक्स कैलकुलेशन और ग्रॉस सैलरी कैलकुलेशन, राइट। सो अभी मैं स्क्रीन पे इसको आगे पीछे लगाती रहूंगी जिससे कि आप इसको पूरी तरीके से कंप्लीटली रीड कर लें, फाइन। सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल, एंड सेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है इसलिए मैंने बाद में बहुत स्पीडली करा है। कुछ नहीं समझ आता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और कौन से सेशंस देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताएं। So till next video, all the very best, stay happy, stay safe. Thanks for watching. Bye bye.